प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर मैं CS सिंह एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू लाइट को पढ़ा और उसके लिए हम लोग 4 वीडियो देखे थे, वीडियो 1, 2, 3, 4, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू लाइट के बारे में बताए थे। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी उस लेक्चर्स को ध्यान से सुने होंगे, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किए होंगे। और आज हम उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर करने में मदद करेगा। तो 25 क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है दृश्य वर्णक्रम का परास होता है लगभग। दृश्य वर्णक्रम का मतलब क्या? देखिए, प्रकाश हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंग का हम छोटा सा एक अंश ही देख पाते हैं। इस छोटे से अंश जिसको हम देख पाते हैं उसको विजिबल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि इस दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम जिसका तरंगदैर्ध्य होता है, जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा वह अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण कहलाता है। और 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा तरंगदैर्ध्य वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण कहते हैं। जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है वह होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर विकल्प में देखिए, आपके पास पहला विकल्प है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 1000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा 7000 से शुरू हो रहा है, 15000 तक जा रहा है, वो भी नहीं होगा। और चौथा तो ऑप्शन मिलीमीटर में है, 1 mm से 100 mm, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसमें जो बेस्ट है ऑप्शन के हिसाब से वह है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी पहला जो हो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, डाटा थोड़ा बहुत किताब टू किताब वैरी करता है, लेकिन एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से आपको याद रखना है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्ध्यों की संख्या होती है लगभग, यानी जो दृश्य प्रकाश है, जो विजिबल लाइट है, उसमें कितने वेवलेंथ है, यानी कि उसमें कितने वेवलेंथ वाले लाइट हैं। तो आप यहां देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक का प्रकाश में, तो आपको सबसे पहले 4000, 4001, 4002, 4003 ऐसे कई तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश मिलेंगे। इसके अलावा 4000 से 4001 ही नहीं होगा, 4000 के बाद 4000.1, 4000.2, 4000.3 या कहिए 4000.01, 4000.02। तो इस प्रकार से इसमें कितने होंगे? इसमें कहेंगे इनफाइनाइट होंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्ध्यों की संख्या होती है लगभग। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4000, बी नंबर है 3000, सी है अनंत और डी है 7000। तो आंसर हो जाएगा अनंत। क्या बता रहे हैं? 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम में 4000 होगा, 4000 पॉइंट ऐसे समझिए 4000.01 एंगस्ट्रॉम होगा। उसी प्रकार 4000.02 एंगस्ट्रॉम होगा, या इससे भी आप छोटा चले जाइए तो 4000.001 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ऐसे आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में आप देखेंगे कि इनफाइनाइट वेवलेंथ होगा, यानी अनंत तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश होंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश तरंग निम्न में किससे समानता रखता है? प्रकाश तरंग निम्न में से किससे समानता रखता है, मतलब किसके समान है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सबसे पहले तो इसकी समानता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होगी। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आप देखिए, पहला ऑप्शन है कैथोड किरण, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो साथ ही होता है, नाम आपको याद है। गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरण है, सूक्ष्म तरंग है और रेडियो तरंग है। तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है कैथोड किरण, ये तो आंसर नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक रे, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तीसरा नंबर आ जाइए गामा किरण, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, ऊर्जा वाला, सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला और सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वह है गामा किरण, इसलिए आंसर होगा सी नंबर गामा किरण। और कारण होगा कि एक समानता का कारण, क्योंकि प्रकाश तरंग और गामा किरण दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में ई वेक्टर और बी वेक्टर। देखिए आपको याद होगा हम बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहा जाता है जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन और जो प्रकाश के गमन की दिशा होती है वह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है। यानी ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, ई वेक्टर और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो ये अगर ई वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो बी वेक्टर वाई एक्सिस में होगा और सी वेक्टर जेड एक्सिस में होगा। आपको याद कीजिए हम इसको एक फिगर के सहायता से भी आपको दिखाए थे, इसका एक प्रोजेक्शन। अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1-2 में वीडियो में होगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें हम आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के गमन की दिशा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है। तो परस्पर लंबवत होती है, ये तो कंफर्म आंसर है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कह रहा है समान दिशा में, समान दिशा में, इसलिए ये दोनों तो आंसर होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा कह रहा है परस्पर लंबवत और चौथा परस्पर लंबवत, तो या तो आंसर सी होगा या डी होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ और इंफॉर्मेशन है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ए भी नहीं होगा क्योंकि आपको याद रखना है कि ई वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होगा। ये प्रकाश का वेग है, वेग सदिश राशि, आप इसको वेक्टर से दिखाएंगे। अब देखिए तो पहला कहता है परस्पर लंबवत लेकिन समान कला में रहते हैं। तो समान कला का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करता है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। दोनों समान कला में होने का मतलब दोनों साथ साथ बढ़ता है, साथ साथ घटता है, साथ साथ जीरो होता है, साथ साथ अपनी दिशा बदलता है। देखिए अगर यहाँ पर ई वेक्टर इस प्रकार से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है तो बी वेक्टर भी यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए कि आधा सेकंड बाद ये अपना वैल्यू मैक्सिमम करता है तो आधा सेकंड बाद ये भी अपना वैल्यू मैक्सिमम करेगा। अगर ये अपना दिशा बदल रहा है तो ये भी अपना दिशा बदलेगा, और ये अगर बदल करके अपना दिशा, अगर बदल रहा है अपना दिशा को बदल रहा है तो ये भी अपना दिशा बदलेगा, और जैसे जैसे ये बदलेगा उसी हिसाब से ये भी बदलेगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेव का बढ़ना घटना, दिशा बदलने की घटना एक साथ होती है। इसको हम सेम फेज में कहते हैं। आपने फिगर देखा होगा, उस फिगर में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू जीरो हो जा रहा है। इसीलिए ये हमेशा समान कला में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है परस्पर लंबवत लेकिन समान कला में होते हैं, और डी नंबर कहता है परस्पर लंबवत लेकिन 90 डिग्री के कलांतर पर रहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी में। देखिए समान कला का मतलब समझिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर चित्र से दिखाएं कि एक वेव ये है, सपोज कर लीजिए, और दूसरा वेव ये है ऐसे। तो ये वेव नंबर 1 हुआ मान लीजिए, और ये वेव नंबर 2 हुआ। तो देखिए जब पहला वेव जीरो है तो दूसरा वेव भी जीरो है। जब पहला वेव मैक्सिमम हुआ तो दूसरा वेव भी मैक्सिमम हुआ। दूसरा पहला वेव जब जीरो हुआ तो दूसरा वेव भी जीरो हो गया। देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। जब पहला वेव अपना दिशा को बदला तो दूसरा वेव भी अपना दिशा को बदल रहा है। तो इसको कहा जाता है आपका समान कला में, इसको कहेंगे आपका सेम फेज में। 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री में होता है ऐसे, मान लो एक वेव ये है तो दूसरा वेव ये होता है इस टाइप से ऐसे। तो देखिए पहला वेव जब अपना मैक्सिमम है तो दूसरा वेव अपना जीरो है। उसी प्रकार से पहला वेव जब जीरो हो जाता है तो दूसरा वेव मैक्सिमम हो जाता है। ये देखिए जब जीरो होता है तो ये मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का अंतर पे।
तो इस प्रकार से आपको समझना है कि वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 अगर ये दोनों एक साथ अपने मान को बढ़ाते घटाते हैं तो इसको हम कहते हैं आपका समान कला में, और अगर एक साथ अपना मान को बढ़ाते घटाते नहीं है तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये समान कला में नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, माध्यम का मतलब क्या हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, कांच हुआ, हीरा हुआ, ये सबको हम मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पूछ रहा है कि किसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश मुड़ती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और आपको मालूम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर्स में अपने अपवर्तन के बारे में, और आपको मालूम है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जिस रेशियो में वेवलेंथ चेंज होता है उसी रेशियो में उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। यानी कि जिस अनुपात में आपका तरंगदैर्ध्य चेंज होगा उसी अनुपात में उसका वेग भी चेंज होगा। और आप तो जानते हैं कि ये जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला होता है वेग बटा तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति बराबर होता है वेग बटा तरंगदैर्ध्य, ये आवृत्ति का सिंबल होता है न्यू। अब देखिए, आवृत्ति न्यू बराबर वेग बटा तरंगदैर्ध्य। अब अगर मान लो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और इसका वेग अगर हाफ हो गया तो तरंगदैर्ध्य भी हाफ हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में वेग चेंज करेगा उसी अनुपात में तरंगदैर्ध्य भी चेंज करेगा। अगर वेग आधा हो गया तो तरंगदैर्ध्य भी आधा हो जाएगा, और इनका जो रेशियो होगा यानी इनका जो अनुपात होगा वह रह जाएगा कांस्टेंट, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिएगा, माध्यम बदलने पर अपवर्तन होता है, और प्रकाश का अपवर्तन हो या फिर ध्वनि का अपवर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे ध्वनि का अपवर्तन हो, इसमें वेग चेंज करेगा, तरंगदैर्ध्य चेंज करेगा, वेग चेंज करेगा, तरंगदैर्ध्य चेंज करेगा, तीव्रता चेंज करेगा, आयाम चेंज करेगा। जो चीज नहीं चेंज करेगा वह केवल और केवल आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगा। तो कह रहा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है वेग, आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5th का आंसर हो गया सी नंबर। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके। देखिए, प्रकाश का रंग, प्रकाश दृश्य प्रकाश में आपको बताया 7 रंग होता है, बैंगनी है, जामुनी है, इसके बाद नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? अब प्रकाश का रंग निर्भर करता है, याद रखिएगा, केवल और केवल उसके आवृत्ति पर यानी उसके फ्रीक्वेंसी पर। देखिएगा कहीं कहीं पर ऑप्शन तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है। पहले भी लेक्चर्स में हम आपको वीडियो वाले लेक्चर्स में दिखाए हैं कि प्रकाश का रंग केवल और केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे वहां कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का रंग नहीं बदलता है और प्रकाश की आवृत्ति भी नहीं बदलती है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि रंग केवल आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अगर रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता तो प्रकाश जब माध्यम बदलता तो उसका रंग भी चेंज कर जाता। लाल रंग का प्रकाश जब पानी से गुजरता तो उसका रंग दूसरा रंग में बदल जाता, हरा हो जाता या पीला हो जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर हवा में कोई रंग, प्रकाश का रंग लाल रंग का है तो कांच में या पानी में भी लाल रंग का ही होता है। तो कांच में और पानी में गया तो क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। अपवर्तन में क्या चेंज कर गया? तरंगदैर्ध्य। तो अगर तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता तो फिर रंग भी चेंज कर जाता, लेकिन रंग तो चेंज कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि क्या चीज चेंज नहीं कर रहा है? आवृत्ति। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश का रंग केवल उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो चलिए 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके आवृत्ति से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। दृश्य प्रकाश में निम्न रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ न्यूनतम होता है? तो देखिए, दृश्य प्रकाश में 7 रंग हम आपको बताए थे, VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
वायलेट से अगर रेड की ओर जाइएगा तो याद रखिएगा वेवलेंथ यानी लैम्डा बढ़ता है, नंबर 1। दूसरा, तरंग आवृत्ति जो है वह आपका घटता है, और ई यानी एनर्जी, याद रखिएगा एनर्जी भी घटता है, एनर्जी घटता है। तो इस 7 रंग में अगर देखेंगे तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश वायलेट होगा और सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश रेड होगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वायलेट यानी बैंगनी का होगा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य रेड का होगा। याद रखिएगा जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, सॉरी सबसे कम होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसका जो आवृत्ति होगा वह सबसे ज्यादा होगा और उसकी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है, आगे आप पढ़ेंगे। ऐसे अगर याद रखना है तो याद रखिए E बराबर होता है एच न्यू और E बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा। अगर किसी तरंग की आवृत्ति न्यू है तो फिर उसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू से दिया जाता है, या अगर किसी तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो उसका ऊर्जा E बराबर एच सी बाई लैम्डा से दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। यहाँ जो स्मॉल h देख रहे हैं, इस स्मॉल h को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लांक का नियतांक, प्लांक नियतांक हो गया। और इसका वैल्यू अगर देखें तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और c जो है यहाँ प्रकाश का वेग है, इसका वैल्यू तो आपको याद ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृश्य प्रकाश में निम्न रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 8। मानव नेत्र निम्न तरंगदैर्ध्यों वाले प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो ये सारा बात हम आपको लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए बोल रहे थे आप लोग को कि लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और फिर पहले अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम लोग का हौसला बढ़ते रहे और हम लोग आपके लिए और भी वीडियो डालते रहें। आपके कमेंट बॉक्स में हमको ये भी सुनने को देखने को मिल रहा है कि आप लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री का वीडियो डालिए सर, थोड़ा इलेक्ट्रिकल का वीडियो डालिए। तो सब वीडियो आएगा धीरे धीरे, अभी तो जस्ट शुरुआत है, लॉकडाउन वाला पीरियड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव नेत्र निम्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो हम आपको बताए थे कि मनुष्य जिस प्रकाश को देख सकता है उसमें 7 रंग को वो पहचान सकता है, और मानव का नेत्र जो है वह इस तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है, यानी येलो ग्रीन लाइट के लिए। और येलो ग्रीन लाइट का हम आपको वेवलेंथ बताए थे, लगभग होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। तो 5500 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश के लिए मानव नेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, और 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश किसका होता है? ग्रीन येलो लाइट का, यानी हरा पीला प्रकाश का। इसके बाद दोनों तरफ संवेदनशीलता घटती है, इधर भी संवेदनशीलता डिक्रीज करता है, इधर भी संवेदनशीलता डिक्रीज करता है। तो मनुष्य का नेत्र जिस रंग को सर्वाधिक अच्छे तरीके से पहचान सकता है वह ग्रीन येलो लाइट होता है, और इसका वेवलेंथ होता है कितना? 5500 एंगस्ट्रॉम। याद कीजिए, अगर हम आपको बताए थे तो फोटोग्राफिक प्लेट का, तो फोटोग्राफिक प्लेट सर्वाधिक संवेदनशील किसके लिए होगा? लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो लेक्चर में तो ऐसे बताए हुए हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो सर्वाधिक संवेदनशील होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, और सबसे कम संवेदनशील होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए। लेकिन मानव नेत्र का अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक संवेदनशील होता है आपके ग्रीन येलो लाइट के लिए, जिसका वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दृश्य प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अब देखिए, दृश्य प्रकाश तरंग की आवृत्ति, तो दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी आवृत्ति निकालनी है। तो हम आपको बताएं कि जो वेवलेंथ हम लोग देख सकते हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाला वेव होता है। और यहाँ पर अगर लैम्डा को हम ले लें 4000 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है वेग बट्टा तरंगदैर्ध्य।
अभी हम थोड़ा देर पहले आपको ये फॉर्मूला बता रहे थे, आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य। अब देखिए यहां पर वेग तो प्रकाश का होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो आपको मालूम है। तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपको मालूम है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पहले बताया हुआ है। यहां अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 इंटू 10 3/4 ले लीजिए, तो 3/4 मतलब 0.75, और यहां पर 10 का पावर 3 हो गया, 10 का पावर माइनस 10 है तो 10 का पावर माइनस 7 हो गया, ऊपर चला गया तो 10 का पावर 7 गुना 10 का पावर 8 यानी 10 का पावर 15, ये हर्ट्ज हो गया। और यहां से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। मतलब लगभग आपका जो रेंज आएगा वो आएगा 10 का पावर 15 हर्ट्ज के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंग की आवृत्ति होती है लगभग, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 का पावर 10, बी है 10 का पावर 11, सी है 10 का पावर 15 और डी है 10 का पावर 20। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज या फिर 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इस दोनों के बीच में यही दोनों से के अलावा और तो कोई आंसर होगा नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर 15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 गुना 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कण को देखने के लिए निम्न आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो जिस वस्तु को, जिस आकार की वस्तु को देखना है लगभग उतना वेवलेंथ वाला आपको लाइट तो चाहिए ही। तो यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ है 3 गुना 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो लगभग इसी वेवलेंथ का लाइट चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं फिजिक्स का सवाल को हम लोग एसआई मात्रक में बनाते हैं, तो सेंटीमीटर में तो बनेगा नहीं, इसको मीटर में बनाइए। तो 3 गुना 10 का पावर माइनस 4 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर माइनस 2, तो ये हो गया 3 गुना 10 का पावर माइनस 6 मीटर। आपको प्रकाश का वेग मालूम है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो आवृत्ति कितना, आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य होता है, कितना है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, और तरंग दैर्ध्य है 3 गुना 10 का पावर माइनस 6 मीटर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये लगभग आ जाएगा 10 का पावर 14 हर्ट्ज। तो यहां पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। प्रकाश का वेग निम्न माध्यम में सर्वाधिक होता है। देखिए ये है तो ऐसे अपवर्तन का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप लोग पहले लाइट पढ़े होंगे तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन तो जरूर मालूम होगा आपको कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा वह उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। और याद रखिएगा किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम का अपवर्तनांक। लिख सकते हैं माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए इस निर्वात में प्रकाश का वेग तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और यहां से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, किसमें सर्वाधिक है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा। अब अपवर्तनांक आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है वह होता है कितना, 1। जल दूसरा ऑप्शन है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। इसके बाद है हीरा, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। और इसके बाद हाइड्रोजन, तो इसका तो डाटा किसी को याद रहता नहीं है, आपको भी याद रखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे कम अगर पूछे सबसे ज्यादा पूछे तो आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात के लिए म्यू बराबर 1 होता है, इसलिए माध्यम में प्रकाश का वेग जिसमें सबसे अधिक प्रकाश का वेग होगा वह है निर्वात। अगर सबसे कम पूछेगा तो वह होगा हीरा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी माध्यम है उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का।
तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में, सबसे कम किस में? हीरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। एक रेलगाड़ी अस्थिर व्यक्ति की ओर v वेग से आ रही है। रेलगाड़ी जब एक प्रकाश संकेत उत्पन्न करता है तो वह किस वेग से अस्थिर व्यक्ति तक पहुंचेगा? अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वह अस्थिर व्यक्ति की ओर v वेग से आ रही है। मान लो कि यहां एक व्यक्ति है और ये एक रेलगाड़ी है, सपोज कर लीजिए एक ट्रेन, और ये v वेग से आ रही है। अब ये एक, इसका वेग तो 0 है, स्थिर है। तो अब कह रहा है कि ये रेलगाड़ी एक प्रकाश संकेत उत्पन्न करती है, तो इस स्थिति में इस व्यक्ति को यह प्रकाश संकेत कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्थिर व्यक्ति की ओर v वेग से आ रही है। रेलगाड़ी जब एक प्रकाश संकेत उत्पन्न करेगा तो वह किस वेग से स्थिर व्यक्ति तक पहुंचेगा? याद रखिएगा, प्रकाश का वेग जो होता है वह आपके स्रोत के वेग पर से स्वतंत्र होता है। स्रोत या श्रोता, जो भी ऑब्जर्वर है या जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वो स्रोत है, उसके वेग से इंडिपेंडेंट होता है। यानी लाइट का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता है। याद रखिएगा, ये एक कांस्टेंट चीज है और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर उसको जो वेग पता चलेगा, जिस वेग से संकेत आता हुआ पता चलेगा, वह होगा आपका सी, यानी प्रकाश के वेग से। याद रखिएगा कि इस प्रकाश का वेग स्रोत के वेग से, या जो दर्शक है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, उसके वेग से स्वतंत्र होता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तो 12 का आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? ये सब चीज आप और पढ़िएगा। ये ऑब्जर्वर वाला जो हम बताए, आइंस्टाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और ये सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अगर किसी वस्तु का स्पीड लगभग प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है तो उसके लेंथ में, मास में या टाइम में, यानी लंबाई में, द्रव्यमान में और समय में परिवर्तन होता है। और उसके आधार पर उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि ये जो प्रकाश का वेग होता है वह आपके स्रोत के वेग या श्रोता माने कि जो दर्शक होता है उसके वेग से स्वतंत्र होता है। फिलहाल आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में इसको याद रखिए, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये तो एक डाटा है जिसको याद रखना है, लगभग 500 सेकंड होता है। आप कहते हैं 8 मिनट 19 सेकंड, तो 1 मिनट 60 सेकंड के आसपास, माने 1 मिनट 60 सेकंड होता है। 8 मिनट यानी 480 और 19 यानी 499 हो गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह होता है लगभग कितना? 500 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है 13। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है। देखो, प्रकाश वर्ष हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पढ़ लिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करेगी उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह लगभग आपको ये डाटा याद रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक वर्ष में सूर्य द्वारा प्रदान किया गया प्रकाश, नहीं होगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय किया गया दूरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक वर्णी प्रकाश में होता है प्रकाश का, एक वर्णी प्रकाश में होता है प्रकाश का। एक वर्णी प्रकाश का मतलब क्या होता है? जो एक रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल बताए थे आपको, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
और एक वर्णी प्रकाश में प्रकाश का केवल एक ही रंग होता है और वह एक ही तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होता है। याद रखिए, बताए थे कि लेजर कभी भी सफेद रंग का नहीं हो सकता, लेजर में एक ही वेवलेंथ का लाइट होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक किरण, कई तरंगदैर्ध्य, कई किरण नहीं, कई तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश तो फिर हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिक। ठीक है, यहां पर एक वर्णी प्रकाश है, हेट्रोक्रोमेटिक का मतलब हो गया आप कह सकते हैं बहुवर्णी, ठीक है, या विषम वर्णी। तो यहां एक वर्णी प्रकाश होता है प्रकाश का, ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल एक तरंगदैर्ध्य। इसका एग्जाम्पल लेजर और लगभग बताए थे एक वर्णी प्रकाश का दूसरा एग्जाम्पल सोडियम वेपर लैंप, जो कि पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करता। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, लेजर निम्न में किसका स्रोत है? तो जब फुल फॉर्म ही है लेजर का क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ये एक रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, अर्थात लेजर किसका स्रोत होगा? ये स्रोत होगा प्रकाश का। लेजर इज सोर्स ऑफ लाइट, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर निम्न में किसका स्रोत है? आंसर देंगे प्रकाश का स्रोत है। फुल फॉर्म अगर याद है तो फिर क्वेश्चन भी बनेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लेजर उत्पन्न करता है। अब देखिए लेजर, हम तो बताए कि एक रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, और ये जितने प्रकाश उत्पन्न करता है वो सब कलाबद्ध होता है। कलाबद्ध का मतलब क्या बताए थे? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सेम फेज में होता है, यानी जितने भी वेव्स निकलेंगे, जो भी वेव्स इनसे निकल रहे होंगे, वह सारे वेव्स जो होंगे वह एक साथ अपने वैल्यूज को बढ़ाएंगे, घटाएंगे और एक साथ जीरो होगा, तो उसको हम सेम फेज में कहते हैं। तो लेजर उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उच्च भेदन क्षमता का एक्स किरण नहीं होगा, उच्च वेग वाला न्यूट्रॉन नहीं होगा, एक वर्णीय कलाबद्ध प्रकाश तरंग, सही है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है, कलाबद्ध को इंग्लिश में कोहेरेंट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेजर का प्रयोग बड़ी दूरियों को मापने के लिए, लेजर का प्रयोग बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जा सकता है क्योंकि। तो लेजर का प्रयोग हम बड़ी दूरियों को मापने के लिए क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लेजर में एक ही वेवलेंथ का लाइट होता है, नंबर एक बात है। दूसरा, और ये बहुत ज्यादा बिखरता नहीं है, बहुत ज्यादा बिखरता नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यह एक दिशीय होता है, कलाबद्ध होता है, एक वर्णीय होता है, या वायु द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो लेजर का प्रयोग बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बिखरता है, और ज़्यादा नहीं क्यों बिखरता है? क्योंकि इसमें एक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, और एक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, इसीलिए ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्यों? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, कि प्रकाश वातावरण से परावर्तित होता है। तो क्वेश्चन है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ क्यों प्रतीत होता है? आपको बताए थे कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, वेवलेंथ बहुत कम है, और वेवलेंथ बहुत कम होगा तो आपको याद कीजिए, पिछले ही क्लास में बता रहे थे कि अगर वेवलेंथ बहुत कम होता है तो फिर वह स्ट्रेट लाइन में ही लगता है, ऐसा वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना है? नहीं, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, और आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसका प्रमाण है छाया का बनना, और प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत बहुत कम होना। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? यानी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अभी आपने देखा तरंगदैर्ध्य बहुत कम है इसलिए सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। दूसरा, प्रकाश तरंग प्रकृति की होती है, तो प्रकाश में तो आप जानते हैं कि दोनों नेचर होता है, कण का भी और तरंग का, तो बी भी सही है, क्योंकि ये तो नहीं कह रहा है कि प्रकाश केवल प्रकाश तरंग प्रकृति दर्शाता है, सही है, तरंग प्रकृति दर्शाता है,
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब जो घटनाएं हैं प्रकाश का वो हम लोग तरंग घटना से ही तो बताते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश निर्वात में गमन नहीं कर सकता है ना, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है और निर्वात में प्रकाश का वेग आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सबसे पहले रोमर ज्ञात किया था, फिर बताया था लैब में माप करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश निर्वात में कह रहा है कौन सा गलत है, और सी ऑप्शन देखिए यही तो गलत है कि प्रकाश निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। आंसर दो सी। डी ऑप्शन कहता है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग कहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और ध्वनि का वेग 330-332 मीटर पर सेकंड। और बिजली चमकता है तो आप देख सुने होंगे कि पहले बिजली चमकता है जब आकाश में, आसमानी बिजली जब चमकता है तो पहले चमक और उसके बाद ध्वनि, गर्जन। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा है और ध्वनि का वेग कम है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म प्रकाश स्रोत। और एक बार फिर से आप लोग को कह रहे हैं कि अगर आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, जल्दी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, डेली क्लास होने लगेगा। आप लोग का सब्सक्राइबर रेट बहुत धीरे धीरे है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन आपका ऑनलाइन क्लास और पर डे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और सब चीज़ का टेस्ट होगा, मैथ्स का भी होगा, साइंस का भी होगा, जीएस का भी होगा, सारा चीज़ का होगा। ठीक है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ते रहना है, क्योंकि कब एग्जाम हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का इफेक्ट है, लेकिन घर में है और 24 घंटा घर में है, तब तो ये पढ़ने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चंस पर देखते हैं। सूक्ष्म प्रकाश स्रोत द्वारा अपारदर्शी गोला के छाया क्षेत्र में अम्बरा तथा पेनम्बरा के निर्माण का कारण होता है। तो आपको बताए थे कि जब कोई बड़ा प्रकाश स्रोत होता है तो वह अम्बरा और पेनम्बरा दोनों बनाता है। अम्बरा प्रछाया, पेनम्बरा उपछाया बताए थे। जिसमें ज़्यादा प्रकाश पहुंचता है, माने जिसमें बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर अम्बरा बनता है। जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पहुंचता है, अंशुक प्रकाश पहुंचता है, वहां पर आपका पेनम्बरा बनता है। तो कम प्रकाश पहुंचने वाला एरिया पेनम्बरा बनाता है। अम्बरा पेनम्बरा दोनों साइडों के पार्ट हैं। और साइडों क्यों बनता है, छाया क्यों बनता है? प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण बनता है। तो यहाँ है क्वेश्चन कि पेनम्बरा के निर्माण का कारण है ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का तरंग गुण, गलत है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की क्षमता को विवर्तन कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। अवरोध के विभिन्न भागों से असमान परावर्तन ये कोई कारण नहीं है, इसलिए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ऊंचाई पर उड़ रहे पक्षी का पृथ्वी के सतह पर छाया नहीं बनने का कारण होता है। आपको याद कीजिए, बताए थे कि जब आपका प्रकाश स्रोत का आकार बड़ा होता है और वस्तु जिसका छाया बनना है उसका आकार छोटा होता है। अगर प्रकाश स्रोत का आकार बड़ा है और जिसका छाया बनना है, जिस वस्तु का छाया बनना है उसका छोटा है, नहीं तो वीडियो नंबर 4 देखिए, लेक्चर नंबर 4, उसमें सारा स्पष्ट किया हुआ फिगर के साथ। तो बताए थे स्क्रीन जब पास रहता है तो अम्बरा पेनम्बरा दोनों बनता है। स्क्रीन जब दूर चला जाता है तो केवल बनता है पेनम्बरा, उस स्थिति में अम्बरा नहीं बनता है। पेनम्बरा क्या है? पेनम्बरा है उपछाया। उपछाया क्या है? कम प्रकाश वाला क्षेत्र, और इसलिए उसका शैडो नहीं बनता है। इसलिए ऊंचाई में उड़ रहा, आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे पक्षी का छाया नहीं बनता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन देखिए, क्योंकि पक्षी का आकार सूर्य से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रकाश स्रोत बड़ा है और पक्षी जिसका शैडो बनना है वो छोटा है, आंसर हो जाएगा ए। बाकी दूसरा ऑप्शन है पक्षी का आकार पृथ्वी से छोटा होता है, पृथ्वी से तो इसको मतलब है नहीं, प्रकाश की किरण पक्षी पर लंबवत पड़ती है, ये भी बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के नेत्र से x किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। नग्न नेत्र से व्यक्ति को अलग अलग पहचान कर सकने के लिए x का मान क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर कोई मानव है, और ये व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग पहचान सके, इसके लिए आंख पर जो बनने वाला एंगल होना चाहिए वह 1 मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल 1 मिनट होना चाहिए। अब ये दोनों के बीच का दूरी, यहाँ पर मैन 1 है, यहाँ मैन 2 है, मान लो आदमी 1 आदमी 2, इन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 3 मीटर। अब ये दूरी क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए कि M2 के बिल्कुल
सीध में एक दूसरा आदमी है, अब इसको ये दोनों आदमी को अलग अलग पहचानना है, तो कितने दूरी तक से ये दोनों को अलग अलग पहचानेगा, उससे ज्यादा दूरी हो जाएगा तो फिर उसको अलग अलग नहीं पहचान पाएगा। तो मान लो ये दूरी है x। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/x। अब ये एंगल 1 मिनट तो बहुत छोटा एंगल है, और बहुत छोटा एंगल होता है तो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं कि हम लोग tan थीटा को थीटा कंसीडर कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/x। अब थीटा कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/x। अब देखिए 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री हो गया, तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 3/x। अब इसको पाई वाले फॉर्मेट में लिख लीजिए, आप लोग जानते हैं पढ़े होंगे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई/180, तो 1/60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/180 गुना 1/60। तो देखिए यहाँ 1/60 डिग्री के बदले ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/180, ठीक है, इंटू 1/60 इज इक्वल टू 3/x। और यहां से जब x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 3 इंटू 60 इंटू 180 बाई पाई। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना पाई। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग आपका 10,000 मीटर के आसपास आएगा। आप और कैलकुलेट करिएगा 10,000 समथिंग आएगा, लेकिन लगभग 10,000 आएगा। और 10,000 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 10, 15, 20, 30 है, उसी हिसाब से देखिए 6 18 18 18 कितना होता है 324, और यहाँ कितना है 3.14, तो 3.14 और ऊपर में 18 6 108 मैंने 18 18 324, तो लगभग, और नीचे में कितना है 3.14, तो ये लगभग 100 आ गया। और 100 के बाद एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, तो कितना हो गया 10,000। x इज इक्वल टू 10,000 मीटर, और 10,000 मीटर का मतलब लगभग कितना किलोमीटर हो गया 10 किलोमीटर। इसलिए आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। 22 नंबर फिर से देख लीजिए, दो व्यक्ति है 3 मीटर का दूरी पर, एक आदमी कितना दूरी से इस दोनों को अलग अलग पहचान सकता है, इससे ज्यादा दूरी हो गया तो नहीं पहचान पाएगा। आंख पर एंगल कितना बनना चाहिए अलग अलग पहचानने के लिए 1 मिनट या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। तो यहां पर एंगल मान लो कि थीटा बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/x। यहाँ tan थीटा थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल बहुत कम है। अब देखो थीटा 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई/180, तो 1/60 डिग्री बराबर इतना पाई/180 इंटू 1/60। यहाँ पुट कर दिए, x का वैल्यू सॉल्व कर लिए, मीटर में आया, 1000 से भागा दे दिए, किलोमीटर में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो देखो तीव्रता इंटेंसिटी जो होता है वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, जिस तरंग का आयाम जितना ज्यादा होता है उसका तीव्रता उतना कम होता है, उतना अधिक होता है। किसी भी प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a स्क्वायर। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आयाम। आंसर हो जाएगा आयाम, एम्पलीट्यूड। आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। रिलेशन याद रखना, याद रखिए तीव्रता और आयाम के बीच ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्म छिद्र कैमरे के पर्दा पर दिख रहा चित्र होता है। देखो सूक्ष्म छिद्र कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें एक छोटा सा छिद्र है, और ये पर्दा पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो फिर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वह आपका एक प्रतिबिंब है, एक छाया है, कि न तो प्रतिबिंब है न छाया है, और कि प्रतिबिंब और छाया दोनों है। तो देखिए ये मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड में छोटा सा होल है, यह सूक्ष्म छिद्र हो गया। यहाँ पर एक स्क्रीन है, यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए ये। अब इसका इमेज जब इस स्क्रीन पर बनेगा, यहाँ पर ये हो गया पिन होल, याद रखिएगा इसको आप कहेंगे पिन होल। यहाँ पर ये आपका पिन होल है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे चलेगी, ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये पार्ट बन गया यहाँ पर ये, और यहाँ से प्रकाश जो है
यहाँ से प्रकाश ऐसे चला और ये यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर बना इसका ये पॉइंट, ये, और यहाँ से प्रकाश चला और यहाँ से पहुँचा तो ये पॉइंट बना ये। अब ये इसका इमेज बना, सपोज कर लीजिए ये। अब यहाँ पर एक किरण ये है, एक किरण ये। अब देखिए यहाँ पर को बोल रहा है कि ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो इमेज, ये शैडो तो नहीं है, ये छाया नहीं है, क्योंकि छाया बनने के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश का मार्ग में कोई वस्तु को आना चाहिए था। जैसे यहाँ पर एक वस्तु आता तो शैडो बनता उसका, यहाँ पर तो वस्तु आ नहीं रहा। और इमेज कब बनता है, जब प्रतिबिंब या तो परावर्तित या अपवर्तित किरणें या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर तो कोई परावर्तित किरण है ही नहीं, कोई अपवर्तित किरण है ही नहीं, इसीलिए ये प्रतिबिंब भी नहीं है। इसलिए कहेंगे ये ना तो छाया है ना प्रतिबिंब है। छाया के लिए क्या चाहिए था, छाया के लिए चाहिए था मार्ग अवरुद्ध होना चाहिए। नंबर 1, छाया के लिए मार्ग को अवरुद्ध होना चाहिए था, तो यहां मार्ग अवरुद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरा बात है कि प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित या अपवर्तित किरण चाहिए, जिसको या तो मिलना चाहिए या मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। तो यहाँ तो ना तो परावर्तित किरण है ना अपवर्तित किरण है, इसलिए ना तो ये मिलेगा और ना ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ना तो प्रतिबिंब और ना तो छाया। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है लगभग। तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है, आपको बताया है अभी थोड़ा देर पहले कि 1 मिनट। एक व्यक्ति जब दो वस्तु को अलग अलग पहचानना चाहता है तो तभी पहचान पाएगा जब एंगल या तो 1 मिनट होगा या फिर 1 मिनट से ज्यादा होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू लाइट का। अगर क्वेश्चन पसंद आया, डिस्कशन पसंद आया तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगले क्लासेस में हम लोग फिर लाइट के अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।